सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बल्कि अगर ये इस्तीफ़े देंगे तो इलेक्शंस कराऊंगा। मुल्क में एहतजाज, रैलियाँ और जलसे उनके ऐलानात हो रहे हैं। 11 तारीख को कोयटा के अंदर जो इज्तिमा होने जा रहा है, जिसके अंदर अपोजिशन जमातें एहतजाज करेंगी हुकूमत के ख़िलाफ़, एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। साथ ही सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहिरों के अंदर है और सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने चंद रोज़ पहले एक मुजाहिरा किया जिसमें उन्होंने सूबे का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि कल यानी कि इतवार को एक बड़ा जलसा कर दिखाएंगे कराची में, और वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गढ़ में आयशा मंजिल पर जलसा होगा। और सेम टाइम उसी वक्त हैदराबाद के अंदर MQM जलसा करेंगे। अभी तो जलसे हो रहे हैं और रैलियाँ निकाली जाएंगी एक ऐसे मौके पर जब दूसरी लहर सारी दुनिया के अंदर कोविड-19 की, कोरोना की आ रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तेज़ी से फैल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 80,000, 90,000, 1 लाख के लगभग लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। कराची में भी सिनेरियो इसी तरह का है। कराची के अंदर सिनेरियो ये है कि शादी हॉल्स बंद किए हैं, 118 रेस्टोरेंट्स बंद किए हैं। हुकूमत ने बड़े बड़े इलाकों को जो है वो बंद कर रही है सिंध हुकूमत, और स्मार्ट लॉकडाउन की सी कैफियत है। ज़िला बस्ती के 48 इलाकों में, शर्की के 5 इलाकों में, ज़िला मलिर के 44 इलाकों के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स बंद किए गए हैं, शादी हॉल बंद किए गए हैं और बसों के चालान हो रहे हैं ज़्यादा मुसाफिर बिठाने पर। तो कोविड फैल रहा है। इस सारे सूरत हाल के अंदर एक सियासी जमातों की गर्मा गर्मी है, मुतालबात हैं, इस्तीफ़ा दो, सूबा बनाओ, ये सारी चीज़ें, और सूरत हाल गंभीर हो रही है और कोविड-19 तेज़ी से आगे फैल रहा है। संजीदा मामला है, ये दूसरी लहर है, और इस दूसरी लहर के अंदर कि जल्द से जुलूस किस तरह से आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे डॉक्टर कैसर सजाद साहब के, और इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA उसामा कादरी साहब मेरे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं, और सेनेटर ताज हैदर साहब बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत संजीदा रहनुमा हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है मैं हुकूमती पार्टी से सेनेटर ताज हैदर साहब से कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताज भाई, ये सूरत हाल हम देख रहे हैं महाज़ाराई की, एहतजाज की और जलसों की, ये सारे जलसे अचानक से रूनुमा हो रहे हैं, और जाहिर है कि अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई, APC हो गई, लाएअमल बन गया, अब कोयटा से आगाज़ हो रहा है। क्या नताइज देख रहे हैं इससे आप? एक तो मैं बार बार चाहूँगा कि इस जहन में इस चीज़ को हो कि कोविड-19 तेज़ी से आ रहा है, कोरोना जो है वो दूसरी लहर आ रही है, जिम्मेदारी का सबूत दे रही हैं सियासी जमातें? मेरे ख्याल से हुकूमत सिंध को इल्ज़ाम ये दिया जाता था कि वो इस सिलसिले में ज़्यादा सख्ती कर रही हैं, जी हाँ, कि हिफाजती इक़दाम के सिलसिले में, और ये हमेशा कहा जाता रहा, इल्ज़ाम दिया जाता रहा। अब ये है कि हमसे ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि हम क्योंकि एक कानूनी तरीक़ाकार एहतजाज का इख्तियार कर रहे हैं, लिहाजा कोविड-19 बढ़ जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तमाम के तमाम शुरका उसमें बाकायदा मास्क वगैरह पहन के शरीक होंगे, और तमाम तर हिफाजती इक़दाम इसके अंदर किए जाएंगे, और कल मैं ख़ुद उस रैली में शरीक होऊंगा। तो और जहाँ तक ये है कि 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद हुआ है जी, तो ये जमातें एक दूसरे के से शदीद इख्तलाफात रखती थीं, और माशी पॉलिसी पे अब भी शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन जब भी आप कोई अच्छा काम, कोई नेक काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर यकजहती पैदा होती है, और ये यकजहती इसी बात का नतीजा है कि ये सब एक नेक काम और आवाम को इस महंगाई और बेरोज़गारी और जुल्म से, और मीडिया को और प्रेस को आज़ादी के लिए सब जमा हुई हैं, और देखिए क्या नतीजा होता है। अच्छा उसामा कादरी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बार फिर सूबा बनाने का मुतालबा किया, आपकी टॉप लीडरशिप ने मुतालबा कर दिया
इससे नफ़रतें फैलती हैं, इससे लोगों को दुख होता है। सिंध के अंदर लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात में बैठकर मसाइल हल करने की तरफ बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? शुक्रिया फैसल भाई। मुझे अभी ताज हैदर साहब ने क्या बात की है, मुझे आवाज़ नहीं आई और मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आपका जो सवाल है इस पर मैं आपको बता दूं। मैं दोहरा देता हूं। मैं एक तो टेक्निकल चीज़ की ताज भाई की आवाज़ आनी चाहिए आपको। ताज भाई ये कह रहे थे कि कोविड-19 के हवाले से मैंने सवाल किया था ये वाला, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एहतियात बरती जाएगी, तमाम लोग मास्क पहनेंगे और कल जो है पीपल्स पार्टी का जलसा होगा उसमें खुद भी तशरीफ़ ले जाएंगे। एक तो उन्होंने ये बात कही और दूसरा ये कि जो 11 जमातें हैं जिनका एक इत्तेहाद बना है, APC कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी तमाम चीज़ें जो आगे बढ़ रही हैं उसमें इख्तलाफात है, लेकिन सारी जमातें आगे बढ़ रही हैं। अब देखते हैं क्या होगा। तो उन्होंने 2 पॉइंट ये कहे। मैं टेक्निकल टीम से कहता हूँ आपको आवाज़ आए। मैं ये चाह रहा था कि हम ये जो सूबे की बात बार बार कर लेते हैं, उससे इख्तलाफात होते हैं, तंज होता है, नफरतें फैलती हैं। क्यों ना एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिसमें लोगों के दरमियान बाहमी भाईचारा, मोहब्बत, लगन, ये और मसाइल भी हल हों। टेबल पर बैठकर बात करें MQM पीपल्स पार्टी के साथ। जी फैसल भाई, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सूबे की बात उठाना कहाँ से नफरत फैलाने के मुतरादिफ है, इसकी ये देख लें। या तो इस आइन से, जो सूबाई असम्बली का आइन है, उससे सूबा बनाने की उस शिक को ख़त्म कर दिया जाए। और अगर असम्बली के अंदर जो है हज़ारा सूबा बनाने की बात होती है, या भावलपुर सूबे की बात होती है, या जनूबी पंजाब सूबे की बात होती है, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी आगे बढ़ बढ़कर उस पर काम करती है। तो जनाब, जब पाकिस्तान के दीगर सूबों में अगर नए सूबों की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी का कोई तकलीफ नहीं होती है। और अगर सूबा सिंध में अवामी आवाज़ पर कोई बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो पीपल्स पार्टी को होती है। और मैं आपको आगे बढ़कर एक चीज़ बता दूं कि अगर सूबे की आवाज़ उठाना गद्दारी है तो फिर आइन में ये शिक क्यों मौजूद है? दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ जो है सूबा बनाने के ऊपर लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है कराची जैसे शहर में ये नए इजला बनाकर ये जो एक नफरत की सियासत जो है यहाँ पर, जो कि 1970 मैं उसामा कादरी साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। सेनेटर ताज अहमद साहब, ये जो कल हम कराची में देखेंगे, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करेगी, मुतालबात क्या हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल के इस एहतजाज में कि अपनी ही हुकूमत के अंदर एक ऐसे शहर में इतनी बड़ी रैली निकालना, एहतजाज करना, उस पर मुतालबात क्या होंगे ताज हैदर साहब? देखिए, एक तो जो वफाकी हुकूमत की वजह से मसाइल हैं और उनको उठाया जाएगा। जो लोगों के मसाइल हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और तबाहली, उस मसले को उठाया जाएगा। दूसरी ये जो डिमांड की जा रही है सिंध को तोड़ने की, इसके लिए हम एक यकजहती दिखाएंगे कि हम सिंध को नहीं टूटने देंगे। दरअसल जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की असल क़यादत है वो इस वक्त बैरून मुल्क है, और सारे बड़े बड़े लीडर जो कि ज़ाहिर है कि अरबपति हैं सारे के सारे, वो बाहर हैं और हिंदुस्तान के किए हुए, ऑर्गेनाइज़ किए हुए डेमोन्स्ट्रेशन में वो साफ पाकिस्तान को तोड़ने की और पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारे लगा रहे हैं। ये इनका एजेंडा हमेशा से रहा है। पहले हम कहते थे कि ये इनका एजेंडा है, लोगों को यकीन नहीं आता था, लेकिन अब इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, जिन्होंने जो दौलत है वो यहीं से इकट्ठा की है, और अब जो यहाँ पे रह गए हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि बाहर जो जायदादें हैं ये तमाम उस दौलत से बनाई गई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके, और टेररिज्म के ज़रिए जो दौलत हासिल की गई है वो दरअसल इनकी जायदादें हैं। तो अब ये चीज़ के जो इनका असल एजेंडा है वो एक अलग मुल्क करना है, अलग सूबा करना नहीं है। अलग मुल्क करना है, अलग सूबा करना नहीं है। मैं इस पे जवाब ले लूँ उसामा कादरी साहब, आप सेनेटर ताज हैदर साहब की बात अभी ये जरा देख लीजिए। मैं बताता हूँ। नहीं, एक बात आई थी सराइकी सूबे पे हमारी, सराइकी सूबे पे हमारी डिमांड की। जी, सराइकी सूबे पे हमारी डिमांड की बात आई थी, और वो थीसिस मैंने लिखी है। जी। उसकी बुनियाद गुर्बत है। जी। कि सराइकी जो कौम है वो इंतहाई शदीद
गुर्बत का शिकार रही ठीक है, ठीक है, वहाँ सूबा बनना चाहिए, कराची में सूबा नहीं बनना चाहिए। अच्छा, मैं इस पे पॉइंट ले लूँ, असल में कराची के ताज भाई, मैं ताज भाई, मैं उसामा कादरी साहब से लेता हूँ। उसामा कादरी साहब, आपने ताज भाई की बात पूरी सुनी कि MQM जो है वो सूबा नहीं बल्कि एक मुल्क बनाना चाहती है, ये उन्होंने इल्जाम आयद किया आपके ऊपर। देखिए, मैं ताज अजहर साहब की बात का जवाब देता हूं कि जी हमने इस पाकिस्तान को बनाया था और हम हमेशा से हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर किसी भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले आगे बढ़कर हम देंगे, और हमने दी भी है। चाहे 70 में जब इनके कायद ने जब इस मुल्क को तोड़ा था, इस मुल्क को इधर हम इधर तुम का नारा लगाया था और अपनी एक ज़ाती इक़्तिदार के लिए उन्होंने इस मुल्क को दोलख्त किया था, तो भी हमारे ही लोगों ने फ़ौज के शाना बशाना आगे से आगे बढ़कर जो है इस मुल्क को दोबारा बचाने की कोशिश की थी। तो ताज हैदर साहब जो है तारीख़ी हक़ाइक़ को सामने रखकर बात करें। दूसरी चीज़ यह है कि अगर बाहर की जायदादों के ऊपर MQM पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान ने क्लेम किया है, तो मैं माजरत के साथ ताज हैदर साहब से बोलूँगा कि वो सिरे महल और वो दीगर तमाम चीज़ें कि जो पाकिस्तान के कमाई से यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करके और गबन करके ये पैसा जो बाहर भेजा गया है, तो अपने उस कायद के ख़िलाफ़ भी ये वो वाली बात करें कि उस पैसे को वापस लाया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान का पैसा है। दूसरी चीज़ ये है कि सूबों की आवाज़ें जो हैं इस वक्त यहाँ पर सिंध के शहरी आबादी के दिलों की आवाज़ है। अब आप पंजाबी आबादगार जो यहाँ पर किसान पूरे सिंध में रहता है। साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक शुरू करता हूँ, एक न्यूज़ ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं यहीं से शुरू करता हूँ। बड़ा संजीदा मामला है, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक बहुत बड़ी बात कह दी है सेनेटर ताज हैदर साहब ने कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सूबा बनाने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रही बल्कि मुल्क तोड़ने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ताज हैदर साहब, ये आपने जो बात जो मुतालबा किया, ये इसके ग्राउंड्स क्या हैं? मतलब ये आइन के तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सूबे का मुतालबा कर रही है और आइन के अंदर ये है। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, मैं चाहूँगा कि उस बात को मुकम्मल कीजिए। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से मैंने ये बात की है, और जो एक आइनी पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बाद में मुत्तहिदा ने वापस ले ली, उसके जवाब में कोई 42 फाइलें हमने जमा की हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा। और जिसमें से एक फ़ाइल जनरल हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी की है, जिसमें ये तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हाँ। जिस वक्त ये शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए तो वो वापस ले लिए गए। फिर हमारी गुफ्तगू भी होती रही है लीडरों से, और फिर अब इस वक्त सबसे बड़ा सबूत ये है कि MQM के तमाम सरकर्दा रहनुमा जो इस वक्त बाहर हैं, वो इंडिया के साथ मिल के पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक बात तो ये है, और मैंने जिम्मेदारी से कोई बात कही। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो सराइकी सूबे का हमारा मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे ताज भाई आता हूँ। पहले मैं उसामा कादरी साहब का इस पे जवाब ले लूँ। उसामा कादरी साहब, बड़ी जिम्मेदारी से सेनेटर ताज हैदर साहब ने ये कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सूबे का बुनियादी तौर पर मुतालबा नहीं कर रही है बल्कि मुल्क तोड़ने की साजिश कर रही है। जी, मैं वही बताना चाह रहा था आपको उससे वक्फे से कबल। देखिए, ताज हैदर साहब ने जो बात की है, तो पहले ये वो तय कर लें कि MQM कौन सी MQM की ये बात कर रहे हैं कि अगर MQM पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो MQM पाकिस्तान अपना वजूद, अपना असर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में रखती है। उसकी वाबस्तगी, उसकी तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की सालिमियत से वाबस्ता है। अगर MQM की वो बात कर रहे हैं तो वो बात उस MQM की कर रहे हैं कि जिसके साथ पींगे जो है आसिफ जरदारी साहब और इनकी आला क़यादत बढ़ाती रही है। और जहाँ तक पाकिस्तान को तोड़ने की बात ये की है इन्होंने, तो ये तो दुनिया के हर उस बच्चे को मालूम है कि पाकिस्तान को तोड़ने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ाती ख्वाहिशात का हाथ था और उन्होंने इस मुल्क को तोड़ा था। और आज भी सिंध में सिंधी कौम परस्तों का वजूद अगर कोई है तो वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में मौजूद है। ये नस्ल परस्त, तासुब परस्त जमात जो है
ये जो है जब भी पाकिस्तान पर कोई आफत आएगी तो इसके लिए यही वाहिद जो है पीपुल्स पार्टी है जो नस्ल परस्ती और तासुब की बुनियाद पर पाकिस्तान की मुखालफत में आवाज़ें उठाती रही है। आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि सिंधु देश का नारा कहीं और से नहीं लगता, ये पीपुल्स पार्टी की क़यादत के अंदर से लगाया जाता है। सिंध कार्ड का नारा जो है वो पीपुल्स पार्टी की क़यादत जो है ब्लैकमेल करने के लिए उसामा कादरी साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस नहज पर क्यों आए, आखिर आप इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है आपके ऊपर, बुनियादी वजूहात क्या हैं, कहां से ये मामला शुरू हुआ, कौन से ये मसले हैं जो हल नहीं हो रहे? देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर ये पीपुल्स पार्टी ने आज तक सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो ज्यादती की है, इसकी इब्तिदा में चंद जुमलों में मैं बयान करता हूं कि सबसे पहले मतरूका सिंध के ऊपर सिंधी जालिम वडेरे जागीरदार और नस्ल परस्त हुकूमत ने कब्जा करके वो 70% ज़मीन जो हिंदुस्तान से आए हुए मालिकान की थी, जो वहाँ से आए थे, उसके ऊपर कब्जा करके जागीरदार और वडेरों ने कब्जा कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आज के तनाजुर में देखा जाए तो सिंध में डोमिसाइल का मसला जो है वो इंतहाई अहम है। कराची की तमाम नौकरियों के ऊपर अंदरून सिंध से लाकर डोमिसाइल बनाकर और जो है सिंध कराची की तमाम तर सीटों पर कब्जा कर लिया गया। मरदमशुमारी का मसला, भुट्टू दौर से जो है जो 65 लाख की आबादी कराची की थी, तो वो उसने नाजायज़ तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 35 लाख दिखाई और आज तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। हल्काबंदियों का मामला हो, उसमें अपने हिसाब से जो है पीपुल्स पार्टी उसकी हल्काबंदियां चार चीजें आपने बताई। मैं ताज भाई से इसके ऊपर जवाब ले लेता हूँ ना। जी ताज भाई, ये 4 इल्जामात लगाए हैं, ये 4 इल्जामात जहाँ तक जी 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 जहाँ तक मरदमशुमारी का मसला है, तो इसमें आपको पता है कि 24वीं आईनी तरमीम को किसने रुकवाया, और ये फ़कीर आपके सामने हाजिर है, और एग्रीमेंट किसने कराया, जिसमें मेरे भाई मशहदी साहब MQM के पार्टी लीडर थे सेनेट के अंदर, वो शाना बशाना मेरे साथ खड़े थे। अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर मैं पेश हुआ और मैंने जो कराची की हकीकी आबादी थी उसकी फ़िगर दी, लेकिन सिर्फ कराची की आबादी कम नहीं की गई है। चले आपने मान लिया, 4 में से एक पॉइंट मान लिया, अब बाकी कोटा सिस्टम पे और डोमिसाइल के ऊपर क्या है ताज भाई जो इनका इल्ज़ाम है? नहीं, वो डोमिसाइल के अंदर गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो सिंध के बाहर से हो रही है, दूसरे सूबों वाले जो है यहाँ पे डोमिसाइल। मतरूका सिंध की जो जायदाद के हवाले से इल्जाम आयद किया उन्होंने, मतरूका सिंध की जो जायदाद, मैं तो हर जायदाद के खिलाफ है, मैं तो पूरी जागीरदारी के खिलाफ हूँ। वो पंजाबी जागीरदार, तो आप तो सारी बातें फिर मुत्तहिदा कौमी हुकूमत की मान रहे हैं, डोमिसाइल की बात भी मान रहे हैं और उसके मरदमशुमारी की बात भी मान रहे हैं, उसकी बात भी मान रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने से बहुत पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स की थी जी जी, और जिसके ऊपर उनकी हुकूमत जो थी वो गिरा दी गई जी जी। तो वो तो हम तो लैंड रिफॉर्म्स पे आज तक कायम है कि लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन किसी की भी जमीन हो, कुछ चले मैं आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। मामला बहुत संजीदा है, वक्त की कमी के बायस इसको आप मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। एक और सीरियस मामला है, वो है कोविड-19 तेजी से फैल रहा है, सियासी जमातें जलसे जुलूस सब की तरफ आगे बढ़ रही हैं, स्कूल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारे शादी हॉल्स बंद कर दिए गए। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, PMA के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं चाहता ये हूँ कि सियासी रहनुमा जो हैं वो एक के मुकाबले में एक रैलियाँ जलसे कर रहे हैं, कल फिर जलसा है, रैलियाँ हैं कराची में, हैदराबाद में, फिर कोयटा में है, फिर ये सियासी गहमा गहमी हो रही है, कोविड तेजी से फैल रहा है, दोबारा दूसरी लहर आ रही है। ये खतरात, हम स्कूल भी खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट भी बंद कर रहे हैं, चीज़ें भी अजीब व गरीब हो रही हैं, कोविड किस सूरत हाल में है? ये जलसे जुलूस रैलियाँ हमें नुकसान पहुँचाएंगी या कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल। बात सारी ये है कि शुरू दिन से किसी चीज़ पे अमल नहीं हो रहा है कोविड की बीमारी को रोकने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो अब दोबारा जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, ये हम इसको केमिस्ट्री वेव्स है जो कि दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो खुदा ना खास्ता अगर हमने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जल्द से जुलूस होने चाहिए डॉक्टर साहब, जल्द से जुलूस होने चाहिए, लोगों को जल्द से जुलूसों में जाना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को इनको ये करना चाहिए ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पे तेजी से फैल रहे हैं।
सिर्फ 24 घंटों के अंदर 553 केसेस पाकिस्तान में एक बार फिर रजिस्टर्ड हो गए। ये फैसल ये तो रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है इससे ज्यादा है केसेस। ठीक है, बहुत सारे मरीज हमारे हैं जो कि टेस्ट नहीं कराते हैं। और जो आपका बेसिक से क्या ये रैली निकलना चाहिए, तो रैली वैली का तो कोई काम ही नहीं है इस मौके पे। और मैं एक बात और मुझे अफसोस है कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सी जगहों पे माइक्रो लॉकडाउन लगाया है। एक जगह पे आप माइक्रो लॉकडाउन कर रहे हैं और दूसरी जगह पे लोगों को घर से निकाल के ला रहे हैं। ये बड़ा साद है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से तो बहुत ज्यादा केसेस हो सकते हैं, खासकर कराची में। डबल पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट की कि एक तरफ जो स्मार्ट लॉकडाउन करें, रेस्टोरेंट को बंद करें, चीजों को बंद करें, और दूसरी तरफ जो है वो रैली भी निकालें। डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अतर सुल्तान चावला साहब, ये कन्वीनर हैं ये रेस्टोरेंट्स उनके पूरे पाकिस्तान के। अतर चावला साहब, रेस्टोरेंट्स बंद किए जा रहे हैं, वहां पे कोविड की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मरीज बहुत सारे निकले हैं, सही सूरत हाल इस वक्त है क्या? चावला साहब। फैसल भाई, देखिए ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि जी एसओपीज फॉलो रेस्टोरेंट्स में नहीं हो रहा है। आपको मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था, मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, बगैर बताए चलें, मीडिया को साथ लेके चलें और आप हमें बताएं कि रेस्टोरेंट में कौन से रेस्टोरेंट में एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है। ये बात तो क्लियर है कि जब हमारी कमिश्नर कराची साहब से मुलाकात, 118 रेस्टोरेंट फिर क्यों सील किए गए? 118 रेस्टोरेंट सील हुए कराची में, क्यों हुए? यही सवाल तो हमारा है, क्यों सील किए गए? अच्छा बताइए हमें, क्यों सील किए गए? अच्छा, ये बात कहना कि जी रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल जब से खुले हैं, जब से कोविड का पॉजिटिविटी बढ़ गई है, ये भी गलत है। क्योंकि 10 अगस्त से तो रेस्टोरेंट खोल दिए गए थे, 15 सितंबर के बाद से जो है वो राइड आनी शुरू हुई है। तो क्या कोविड ने हमारा 35 दिन इंतजार किया और उसके बाद जो है वो राइड आई? 15 दिन के बाद राइड आ जाती। तो ये चीज गलत है कहना। आप देखें लास्ट में क्या खुला है और क्या मार्केट में हो रहे हैं एसओपीज फॉलो। क्या सारी जो टांग है हमेशा रेस्टोरेंट पे ही टूटेगी? क्योंकि सबसे आसान तरीन है कि आप रेस्टोरेंट को ले जाके। आपने एक ऐसी बात की, मैं माहिर, हाँ नहीं, मैं डॉक्टर कैसर सजाद से पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये सवाल जो उन्होंने उठाया है अतर सुल्तान चावला साहब ने कि रेस्टोरेंट की वजह से ही होता है, रेस्टोरेंट को ही बंद कर देना चाहिए, ये क्या दोहरा मियार है? एक तरफ सिंध गवर्नमेंट कह रही है भाई स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, फिर मुजाहरे भी हों, ये भी हों, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट बंद कर दें। ये कुछ चीजें समझ नहीं आती पॉलिसी में। डॉक्टर साहब क्यों आखिर? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सीधी बात है कि ये कोरोना वायरस या कोरोना की जो बीमारी है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज या इसके एहतियाती तदाबीर सब पे लागू होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बाजार हो, बाजारी हो, जलसा, हर जगह पे जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं, हुजूम है, वहाँ पे ये एसओपीज को फॉलो करना लाजमी है। अब अगर कोई नहीं करता है तो वहाँ यकीनन उसको बंद करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, आपको याद होगा कि फरवरी मार्च में जब आपके साथ भी प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि एक पाकिस्तान में यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए और इस पर कानून साजी होनी चाहिए। और मैं आपके तवज्जुह से फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे पास अभी वैक्सीन आया नहीं है और लोग इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का। लोग इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का। मेरे साथ इस वक्त शादी हॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस राणा साहब भी मौजूद है। में ये शादी हॉल्स, बड़े लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, लोगों की शादियां होनी है, बच्चों की शादियां होनी है, हॉल्स बंद कर दिए हैं। शादी हॉल्स के अंदर तो मैं नजर आ था कि एसओपीज का बहुत ठीक ठाक अंदाज के अंदर जो है वो नजर आ रहा था कि निफाज हो रहा है। राणा साहब, आप लोगों ने खिलाफ वर्जियां की या नहीं की? देखिए, बिल्कुल भी ये कहना जो है वो सही नहीं होगा कि हम लोगों ने खिलाफ वर्जियां की है। इस चीज का सबूत है, देखें कि 6 माह से शादी हाल जो बंद थे उसके अंदर भी हम लोगों ने किसी एक शादी हाल में एक तकरीब नहीं की थी, वायलेशन नहीं की थी, और उसके खुलने के बाद भी हम लोग एसओपीज के ऊपर कर रहे हैं। और अभी जितने भी अहलियाने कराची में जिनकी तकरीबात चल रही हैं वो हमसे शिकायत से भी ये कर रहे हैं कि आप 50% कैपेसिटी से ऊपर क्यों बुकिंग नहीं कर रहा है। क्या शिकायत की जा रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो माइनर की जो इश्यूज है उसके ऊपर जो है उनको सीलिंग की जा रही है। देखिए, कल की बात है, टोटल 6
6 शादी हालों का जो है वो चला कि वजह क्या है फिर बंद करने की? जब आप एसओपी पे अमल दरामद कर रहे हैं तो वजह क्यों है बंद करने की, क्या वजह है? देखिए कल रात को भी जो है वो मुख्तार कार साहब जो है वो विजिट के ऊपर थे, उन्होंने जो एसओपी की वायलेशन बताई, मेरी खुद भी बात हुई है, वो जनरेटर बाहर रखा हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने जनरेटर बाहर रखा हुआ था इसलिए तो नए वो डिप्टी कमिश्नर है, एसीज हैं, क्या ताल्लुक? हाँ हाँ हाँ। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर किसी की फैमिली 8 लोगों पे मुश्तमिल है, उसके 6 बच्चे हैं, तो वो 2 बच्चों को क्या दूसरी टेबल पे बिठाएगा? अगर किसी ने अपनी 1-2 चेयर दूसरी टेबल से उठा के रख दी तो शादी हाल वाले का क्या कसूर है? आप इस चीज को भी साइड पे कर दें। आप मुझे ये बताएं, नहीं इसके लिए तो एहतियात करनी पड़ेगी, 6 बच्चे हो या 16 बच्चे हो, 7 तो नहीं रखे जा सकते। राणा साहब ऐसा तो नहीं करें, ऐसे एसओपी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जनरेटर वाली बात आपकी ठीक है। आप मुझे बताएं, फैमिली एक घर के नीचे, छत के नीचे नहीं रहती है क्या वो अलग अलग रहते हैं? जब वो एक फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली है और वो अगर अपने बच्चों को साथ बिठा के खाना खाना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने 2 कुर्सियां उस टेबल से उठा के इसमें रख ली, ये बड़ी वायलेशन में नहीं आएगा, बात को आप समझे। और बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अतर सुल्तान चावला साहब और बहुत बहुत कैसर सजाद साहब। सीरियस मामला है, कोविड-19 बड़ी तेजी से फैल रहा है, अगर उसको नहीं एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमेरिका में आखिर हो क्या रहा है। ये तारीखी मुबाहिसा हुआ डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान, उसके अंदर क्या हुआ और अब अमेरिका किस सिमत जाएगा, इंतखाबात किस तरह होंगे और ये तलखियाँ हैं वो किस हद तक आगे बढ़ रही हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका में जब भी इंतखाबात होते हैं तो दोनों जो टॉप लीडर्स होते हैं उनका मुबाहिसा कराया जाता है कि किस तरह के इश्यूज़ को वो लेकर चलेंगे, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ को, और एक डिबेट होती है ताकि वोटर्स को, आवाम को मालूम हो कि किसको वोट देना और कौन किस पॉइंट के ऊपर मजबूत है। ये रिवायत हालिया जो मुबाहिसा हुआ है उसके अंदर बहुत तलखी का रुख इख्तियार कर गई। बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जो शायद अमरीकी कल्चर का हिस्सा नहीं हैं। मौजूदा सूरत हाल पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखें कि मुबाहिसे के अंदर हुआ क्या है। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे के जुमलों पर क्या तबादला किया, जरा देखिए। ज़ातियात के ऊपर बातें होती रही हैं, इल्ज़ामात लगाते रहे, झूठा बोलते रहे एक दूसरे को और शटअप कॉल्स देते रहे, लेकिन जो नेशनल इशूज़ हैं, इंटरनेशनल इशूज़ हैं, उसके ऊपर बात उस तरह से नहीं हो पाई। आमिर जिया साहब, सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आमिर साहब, ये अमेरिका में इंतखाबात के एक ऐसे मोड़ पर जब 1 महीना बाकी है, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुबाहिसे में हिस्सा लिया और उसके बाद अब जो सिनेरियो है वो एक तलखी की तरफ है। जो अमेरिका के अंदर शॉप्स हैं असलाह बेचने वाली, वहाँ से असला ख़त्म हो गया है, रेसिज्म तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोगों को खदशा है कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अब तो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, ट्रंप तो वो सामने शायद अगले मुबाहिसे में शामिल भी नहीं होंगे। आप क्या देख रहे हैं, अमेरिका में क्या होने जा रहा है? बात ये कि सिर्फ तलखी नहीं है, बल्कि एक आप देखिएगा कि अमेरिकी जमहूरियत क्या बल्कि दुनिया भर की जितनी बड़ी बड़ी जमहूरियतें हैं उसमें सतहीपन आ गया है। और जमहूरियत में जो है बेहतरीन लीडर मुंतखब होकर सामने नहीं आता, बल्कि उसमें बहुत ही सतही से सामने आई हैं। हमारे भारत में उसमें आप देखिए कि मोदी साहब जो है वो आए हैं, वो ट्रंप का मुंतखब होना खुद जो है, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल अमेरिकन है सवालिया निशान उठाते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई दानिश्वर और बहुत ही कोई ऐसी शख्सियत आ गई हो कि जो अपने आप को बड़ा देखभाल के ले दे के चलती हो। तो जो बाइडन साहब ने भी जिस तरह से गुफ्तगू की और जुमलेबाजी की, वो इस बात की गमाजी करती है कि जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है इस वक्त वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पीपल जो है वो सामने आ रहे हैं और एक पॉपुलिस्ट कल्चर सामने आ रहा है। तो ये एक टेढ़ा में इसका इदराक जो है अमरीकियों को है ट्रंप के मुंतखब होने से कहीं पहले हो चुका था कि जी इस निज़ाम के अंदर जो है, जिस तरह चाइना में जब आदमी एक सीनियर पोजीशन पे पहुंचते तो बड़ी उसकी तरबियत होती है, उसका चांद फटक होती है और मेरिट के ऊपर आ रहा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में नहरकाल में प्रेडिक्शन है सरमायादाराना जमहूरियत का कि जिसके वैसे आपको क्या नजर आ रहा है आमिर साहब, कौन इस वक्त लीड पर कौन है, जो बाइडन या प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए, अगर आप मीडिया के नुक्ते नजर से देखें, जो हमेशा से डेमोक्रेटिक लीनिंग होता है तो उसमें जो बाइडन को वो लोग ज्यादा वोट दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी निजाम के अंदर जो उनका इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें पॉपुलर वोट से ज्यादा
माइनॉरिटी वोट की हैसियत होती है, यानी कि न्यूयॉर्क का अगर सारा वोटर वोट भी दे दे ट्रम्प के खिलाफ, जो उनकी गोरी स्टेट्स हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प को वोट मिल जाएगा। तो अभी भी टाकरे का मुकाबला रहेगा, टिल 1 महीना बाकी है, टाकरे का मुकाबला है, लेकिन सूरत हाल ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रियाज साहब, खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।